सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने प्रखर राष्ट्र चेतना सभा रैली से पहले स्थानीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। अरुण कदम का जन्मदिन फिर से घिरा विवादों इंडिया ग्राउंड से चौहान फैमिली अपना दावा दे रही है और कोर्ट ने दावा देने का मौका दिया हुआ है और स्टे लगा रखा। दिग्विजय सिंह पर साध्वी प्रज्ञा का हमला, बोली वो जीत ही नहीं सकते, एमपी में भाजपा बनाएगी सरकार। मुंबई से सटे वसई में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सनातन राष्ट्र चेतना सभा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि सनातन और भारत आदि और अनंत है। जो नेता सनातन धर्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो कुबुद्धि है। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा, षड्यंत्र के तहत सनातन और हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। सनातन और हिंदू धर्म एक ही है। एकता की बात नहीं कर पाए, जहां वो कहते हैं कि ये अभी यही के महाराष्ट्र ये हमारे खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके सुपुत्र कह रहे हैं जहां एकता नहीं वहां हम नहीं मानेंगे। किसको नहीं मानोगे? अरे तुम मानो ना मानो, पर तुम अपने पिता के पुत्र तो हो। उनसे पूछो उनके पिता कौन थे। मैं कहती हूँ वंशावलियां निकाल लीजिए। ये राष्ट्र सनातनी है, तुम भी सनातनी हो, अनभिज्ञ हो तो जान लो, और नहीं जानोगे तो अपना भविष्य पहचान लो। आपको पता नहीं है लेकिन हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। मेरा कहना है ये चुनाव, आगामी जो चुनाव है 2024 के, आपका कहना है सनातन में होने वाले हैं, बिल्कुल नहीं होने वाले। सनातन तो ऐसा विषय ही नहीं है जिस पर चुनाव हो। सनातन तो सदैव निरंतर सुचारू रूप से चलने वाला विषय है, और इस पर चुनाव नहीं कि एक विषय उठाया, चुनाव किया, विषय खत्म। और इसलिए हम उस विषय पर नहीं जाते हैं, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये विषय चुनाव का नहीं है, परंतु ये विषय निश्चित रूप से हमारे अंतर्मन का है, हमारे हृदय का है, जो कि हम स्वीकार करते हैं। और हर सनातनी व्यक्ति को इन कांग्रेसियों की बातों पर और इनके जो तमाम सहयोगी पार्टियां उनकी बातों पर कष्ट होता है, और एक नियम बना है कि किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि स्वतंत्र भारत में, जब से स्वतंत्र भारत हमारा हुआ है और प्रधानमंत्री पहले जो बने हैं, तब से लेकर के हिंदुओं के ऊपर सदैव कुठाराघात किया जाता है, सनातन के ऊपर कुठाराघात किया जाता है, अपशब्द बोले जाते हैं, हिंदुओं की भावनाएं कुचली जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई और कुछ विषय कह दिया तो उनकी भावनाएं भड़क गई, तो इनके पितृ लोगों को तकलीफ होने लगती है। मुझे लगता है कि अब भारत की तस्वीर बदल रही है। ये नया भारत है और ये प्रोग्रेसिव भारत है, विकसित भारत है। इसलिए इस भारत में अब ये नहीं चलेगा। अगर हमने हमारा भारत लोकतंत्रात्मक देश है, अगर तुम्हें स्वतंत्रता है तो हमें भी स्वतंत्रता है, ये हमारा देश है, हमने सबको स्वीकार किया है। लेकिन अगर यहाँ उठापटक करने का प्रयास किया, हमारे धर्म को गाली देने का प्रयास किया, अपशब्द कहने का प्रयास किया, जड़ से उखाड़ दिए जाओ। अभी जड़ को आगे बढ़ाने का दायित्व आपको दिया गया है, ताकि हिंदुत्व और सनातन वाला जो शब्द है ये और प्रचलित हो। ये सनातनी राष्ट्र है और चुनाव जो है लोकतंत्र का श्रृंगार है। इसका निर्धारण जो चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं, जो संगठन का संचालन करते हैं, राजनीतिक पार्टियां स्वयं के मुद्दे तय करती हैं। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। और आप मुझे पहले से भी जानते हैं कि मैं सन्यासी, देश के लिए समर्पित, और वर्तमान में भी एक सांसद। मैं एक सांसद हूँ, इस नाते मैं राजनीति में तो हूँ, पर सन्यासी में पहले से। तो सनातन जो विषय है वो तो हमारा है ही, क्योंकि मैं सनातनी सन्यासी हूँ।
और इसलिए ये जो विषय है इसके लिए हमें ना किसी ने जिम्मेदारी दी है और ना मुझे कोई देगा। ये तो मेरा मूल है। और अनपढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। अनपढ़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि इन्होंने इस बारे में कुछ पढ़ा नहीं। जब अपने देश में रहते हैं और अपने देश की संस्कृति के बारे में नहीं जानते, अपने ही देश में रह करके धर्म के बारे में नहीं जानते और अपने ही देश में रह करके हमारे यहाँ के संस्कारों से वो परिचित नहीं है, इन्हें हम अनपढ़ और अज्ञानी कहते हैं। अगर ये थोड़ा भी पढ़ लेते तो शायद इनको आभास हो जाता कि हम क्या हैं। हमारा मूल ही उन्हें पता नहीं है और इनकी गलती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी शिक्षा इनको प्राप्त हुई है वो बिल्कुल निराधार। मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं अपनी तरफ से बात कह रही हूँ, सांसद होने के नाते नहीं कह रही हूँ, एक सन्यासी होने के नाते कह रही हूँ कि ये सनातनी राष्ट्र है, सनातन ही धर्म है। अन्य जो है वो पंथ है, मत है, विचारधाराएं हैं और धर्म अगर है तो सनातन है, जिसमें सब सम्मिलित है। क्योंकि हमारी परिभाषा वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारी परिभाषा सीमित नहीं है कि हम सिर्फ ये हमारे हैं बाकी सब दूसरे हैं। हमने कभी नहीं कहा भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्वगुरु रहा, भारत ही विश्वगुरु होगा, क्योंकि भारत के पास जो संपदा है वो कहीं और नहीं है। अन्य देशों की डेट ऑफ बर्थ आप पता कर सकते हैं पर भारत की नहीं कर सकते। अनादि है, अनंत है और रहेगा। इसलिए ये वो लोग हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपनी ही माँ को गाली दे सकते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत माँ को, मतलब हमारी माँ से बड़ी भारत माँ होती है, ये उसको गाली दे सकते हैं। अपने देश के प्रति निष्ठा नहीं, अपने धर्म के प्रति निष्ठा नहीं, समाज के प्रति निष्ठा नहीं, श्रद्धा नहीं। ये वो लोग हैं और ऐसे लोगों से कभी भी देश को और समाज को कोई लाभ नहीं मिल सकता। और ये किसी और की नीति नहीं है। चुनाव के लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा करने के लिए भी ये किया है कि हम सनातन को गाली देंगे तो बाकी के जो लोग हैं वो हमें वोट करेंगे। ये सिर्फ ओछी वोट की राजनीति है और ये वो लोग करते हैं। मुझे लगता है कि इससे अगर वो परे हटेंगे, थोड़ा सा भी अगर वो सनातन को जानने का प्रयास करेंगे तो इनका जीवन भी धन्य होगा, इनकी वंशावली भी धन्य हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर ईश्वर भी पात्र बनाता है और इनको ईश्वर ने पात्र नहीं बनाया है, वो कुपात्री है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ही मुझे लगता है कि अप्रासंगिक है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, ये सनातनी राष्ट्र है। मैंने अभी उसका उत्तर पहले ही दे दिया कि आप इसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं बना सकते। हिंदू क्या है? सनातनी है। तो इसलिए ये तो हिंदू राष्ट्र है। भारत और इंडिया में तो आजकल चल रहा है इंडिया तो हिंदुस्तान कुछ है ही नहीं। इंडिया कुछ है ही नहीं। अंग्रेजों ने अगर आपका नाम कुछ रख दिया तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे उसको? अपने माता पिता का दिया हुआ नाम, आपका ओरिजिनल नाम जो वो भूल जाएंगे? या आपका उन्होंने कुछ भी अर्थ कर दिया? वैसे बताइए इंडिया का क्या अर्थ है? भारत तो अपना सनातनी राष्ट्र है, भारत का तो अर्थ है। लेकिन इंडिया कैसे कोई दे जाएगा और हम कैसे उसको स्वीकार कर लेंगे? मुझे लगता है कि ये भी जो नाम कुछ भी दे दिया, जैसे हम किसी को भी कहेंगे प्रभा। प्रभा का अर्थ क्या होता है? प्रभा का अर्थ होता है प्रकाश। लेकिन हम इसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या कहेंगे? साइंस, इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन इंडिया का तो ट्रांसलेशन भी अगर हम करेंगे, वो इसका भारत का भी हम ट्रांसलेशन करेंगे तो भी इंडिया नहीं हो रहा है। तो इंडिया है क्या? इंडिया एक अंग्रेजों के द्वारा बिगड़ा हुआ नाम है जो उन्होंने कुछ भी बना करके दे दिया और हमारे जो अंग्रेजी को प्रधानता देने वाले अंग्रेजी मानसिकता के लोग स्वीकार करके उसको इंडिया बोलने लगे। अरे अपने भारत को जो नहीं जान सकता, भारत में रह करके भारत को जानना चाहिए। अपने देश में रह करके अपने देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने देश में रह करके अपने देश के प्रति समर्पण होना चाहिए और गर्व होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं जो, तो वही इंडिया कहती है। मुझे लगता है कि एक तो सामान्य बात थी कि हमें इस सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, चलो ये भी कह दिया, वो भी कह दिया, अरे भगवान के तमाम नाम होते हैं, वो भी मान लिया। लेकिन
अगर उसका अर्थ निकाल करके आप उस पर राजनीति करने लगेंगे तो सही अर्थों में आपको बता दिया जाएगा कि भारत क्या है। भारत इंडिया नहीं है। जो वो संसद में चिल्लाते हैं इंडिया इंडिया और कुछ भी कह लेते हैं, कुछ भी करते हैं, ये भारत को बदनाम करने का प्रयास है। इंडिया को बदनाम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्लाओ इंडिया, पर राजनीति का विषय भारत नहीं है। भारत भारत है, उसका अपना एक अस्तित्व है, उसका अपना एक इतिहास है और हम उसको स्वीकार करते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं वो हम स्वीकार नहीं करते। हिंदुस्तान समझ के अपने माता पिता के आशीर्वाद में आप हिंदू लड़की हिंदू लड़के से ही विवाह करें, प्यार करें, परिवार बसाए, जिससे ये राष्ट्र हमारा अच्छा बन सके। ये जो विधर्मी कुत्सित मानसिकता लेकर के हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये लव जिहाद है और इसका मैं पूर्ण विरोध करती हूँ। अच्छा, मेरा कहना है इस विषय में कि जिस प्रकार से ये लड़कियां मारी जाती है, और आपने कहा कि हमने कहा कि अपने घरों में चाकू रखो आत्मरक्षा के लिए, हमने तो कह दिया। अरे मैं जहां गई थी वहां लड़कियों को इस तरह से मार दिया जाता, काट दिया जाता है, युवाओं के लड़कों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, समाज में काम करने वाले लोगों को काट दिया जाता है। आखिर क्यों? घर में घुस करके तुम उठा करके लड़कियों को लेकर के आते हो, तो मेरा उत्साहवर्धन करना काम है, मेरा समाज में चेतना लाने का काम है। हर लड़की अपने स्वसंरक्षण क्षम बने, अपनी रक्षा करना उसका अधिकार है और करना चाहिए। इसके लिए अगर घर में भी वो असुरक्षित हो रही है तो ये हमारे घर में भी कुछ ना कुछ हमारी आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने सब्जी काटने वाले चाकू कहा। मुझे लगता है इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ये लोग तलवार लेकर के निकलते हैं, काट के रख देते हैं, उन पर ये लोग कुछ नहीं बोलते, ये नहीं चलेगा। हम तो लड़कियों को कहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए हथियार लेकर भी चलना चाहिए, लाइसेंस ले लीजिए। और अगर आप असुरक्षित महसूस करती हैं, बिल्कुल लाइसेंस लीजिए, सबका अधिकार है, आप लीजिए और बिल्कुल प्रहार करिए, क्योंकि हमें भी अधिकार है कि हम अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा उसमें उनको इस बात का बुरा नहीं लगा। चुनाव थे उस समय कर्नाटक में, हमने कोई ऐसा गैर कानूनी बात नहीं कही। उनसे पूछ लीजिए जरा, सिर तन से जुदा क्या है ये? सिर तन से जुदा भाई, ये देश है, इसमें नियम कानून चलते हैं। इस देश में इस तरह का कुछ नहीं हो सकता। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा अगर हमारा करोगे तो तुम्हारा क्या क्या जुदा होगा तुम्हें खुद पता नहीं है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है, लड़कियों को, आज भी मैं कह रही हूँ, लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है, महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है, हिंदुओं को अपनी आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है, समाज की सुरक्षा का अधिकार है, राष्ट्र की सुरक्षा का अधिकार है और उनको करना चाहिए। भारतीय संस्कृति है जिसमें तलाक नहीं होता था। ये भारत की संस्कृति है, किसी भी परिस्थिति में यदि जोड़ा है, विवाह अगर किया है, सप्तपदी होती है, उसके साथ हमारे संस्कार बन जाते हैं, व्यक्ति पूरी तरह से जीवन के साथ जुड़ जाता है। अब वो कैसा है, क्या है, वो आपस में समझौते से परिवार चलते थे। अभी तक मैं मान सकती हूँ कि हमारे जो पीढ़ियां रही हैं वो इतना अच्छे से सुव्यवस्थित परिवार चलाते थे। लेकिन अब जो तलाक की स्थिति बनी है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं है। ये तलाक का विषय नहीं है, क्योंकि हम 7 जन्मों से बनते हैं। ये जो 7 फेरे पड़ते हैं, ये कहा जाता है कि 7 जन्मों के बंधन है हमारे, और उस प्रकार की भावना, उस प्रकार के संस्कारों के साथ ये पूर्णता होती थी। जिस दिन से कोर्ट मैरिज होने लगी उसी दिन से कोर्ट तलाक, संबंध विच्छेद, ये सब होने लगा। हमारे कानून में ये पहले कुछ नहीं था। हमारे देश में शाक आए, मूड आए, यूसी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, इन सब ने अपनी अपनी जो कुसंस्कार है यहाँ भर दिए। तो जिसको जो मानना होता है वो अपने स्वार्थ के अनुसार मान लेते हैं, और भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती है। भारतीय संस्कृति सच है कि परिवार को जोड़ती है, समाज को जोड़ती है और देश को जोड़ती है। इसलिए हम अखंडता की बात करते हैं। जो जन्म लेता है वो अखंड जन्म लेता है, और जिनको स्वीकार नहीं है अखंडता, वो मनुष्य को भी खंडित कर देते हैं।
जाति ढूंढकर सेंसस किए जा रहे हैं। आपके यहाँ पर इस बार थोड़ी सी जो जितने भी सर्वेज आ रहे हैं उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कमलनाथ इसीलिए अटैक भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में भी यही बात कही जा रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मैं नहीं आया तो मुझे फिर बहुत याद करोगे। खुद मुख्यमंत्री अपने मुंह से कह चुके हैं। तो इस चीज को लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार का जो एमपी का इलेक्शन होने वाला है असेंबली का, वो किस तरीके से होगा और जाति सेंसस कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि चर्चा वहां पर भी होने लगी। इस जाति की राजनीति कांग्रेस ने प्रारंभ की है और वहीं पे समाप्त हो गई। पर भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और अगर उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं तो मुझे याद करोगे, आपके अनुसार तो उनका कहना है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए हैं, तो उनका ये कहना है कि आप हमारे कार्यों को तो याद रखोगे, हम नहीं भी हैं तो याद रखोगे। ये कहा जाता है कि कर्म अच्छे किए जाते हैं, जैसे कर्म किए जाते हैं वैसा मनुष्य को याद सदैव रखा जाता है। इस भाव में उन्होंने कहा है, ऐसे नहीं कहा कि चैलेंज किया हो, ये नहीं है। और भाजपा की बड़ी अच्छी स्थिति है। भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और पिछली बार से अधिक सीटें लेकर के आएगी और भाजपा की पूर्ण विजय का सुनिश्चित है, ये मैं आज बोलती हूँ। जहाँ जहाँ इलेक्शन है, जिन राज्यों में इलेक्शन है, वहाँ ये प्रमुख मुद्दा है। मणिपुर की घटना पहली बार नहीं। मणिपुर की घटना ये सब परिणाम था। आज का इतिहास नहीं है, ये पहले का इतिहास है। और ये किसके द्वारा करवाया गया, पूरा प्लान क्या था, ये पूरी संसद में विस्तृत चर्चा हुई। मणिपुर की घटना से संसद ना चल पाए। अगर इतने ही तुम पीड़ित हो तो नैना साहनी को भट्टी में भून दिया तब क्या था? सरला मिश्रा को मध्य प्रदेश में जिंदा जला दिया, ये क्या था? हमें जिंदा जलाने के विधायक ने मध्य प्रदेश में, भोपाल में हमें जलाने की कहा कि साध्वी अगर भोपाल आ जाएंगी, हमारे गांव आ जाएंगी, तो ब्यावरा का व्यक्ति था, अगर वो हमारे यहाँ आ गई तो हम उन्हें, उनका पुतला नहीं, उन्हें जिंदा जला देंगे। भाई तुम्हारा तो काटने और जलाने का इतिहास है, तुम किस विषय की बात कर रहे हो? मुझे लगता है ऐसे संवेदनशील विषय जो महिलाओं की मर्यादा, महिलाओं के शील से जुड़ा है, उसको कानूनी तौर पर व्यवस्थित किया जाए, ना कि इसका मजाक बनाया जाए। लग रहा है मुझे कि तुम एक लड़की हो और तुम्हारी पीड़ा हमारे तक पहुंच रही है। सच बताऊं तो ऐसी लड़कियों की पीड़ा हमारे पास पहुंचती है और सहजता से पहुंचती है, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन जब लड़की थोड़ी सी बड़ी होने लगती है और लव जिहाद में फंसती है, तो हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। आप बताइए, कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी बिना विवाह के किसी लड़के के साथ वहां रहने लग जाए। वो चाहता है हमारी लड़की का भविष्य सुरक्षित हो, इसलिए बड़े अच्छे से विवाह करना चाहता है। पर कुछ सिरफिरी लड़कियां होती हैं जो किसी की बात नहीं सुनती, माता पिता को भी अपशब्द बोलती हैं, घर छोड़ के भाग जाती हैं, ऐसे विधर्मी के साथ रहने लगती हैं जिसके साथ उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और ये लिव इन जो है हमारे यहाँ नहीं चलता है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। ऐसे करके रहने लगती हैं, उनका परिणाम जो स्वच्छंद हुआ, जो स्वतंत्र है, उसका तो कोई ना कोई अनुशासन होता है। लेकिन जो स्वच्छंद हो गई, उनका हश्र ये होता है कि मनुष्य नहीं, ये प्रकृति कहती है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति, ये वैदिक मंत्र हैं। क्यों कहा जाता है कि हर चीज की पराकाष्ठा, हर चीज की स्वच्छंदता कहीं ना कहीं हानिकारक होती है। अगर औषधियां अपनी स्वच्छंद हो गई तो वो भी नुकसान करती हैं। पेड़ पौधे अगर स्वच्छंद हो गए वो भी नुकसान करेंगे। पृथ्वी अगर स्वच्छंद हो गई वो भी नुकसान करेगी, और आसमान अगर हो गया तो वो भी नुकसान करेगा। इसलिए वेदों में कहा गया है हर चीज की शांति और संतुलन होना चाहिए। इसी प्रकार से, इसी प्रकृति से मनुष्य बना है और इसलिए उसका संतुलन अनिवार्य है। और अगर संतुलन बिगड़ा, परिवार के अनुशासन से आप नहीं चली तो निश्चित रूप से काटी नहीं गई तो पीड़ित जीवन भर रहोगी। अगर आपने अपनी एक अवस्था में आकर के
युवावस्था में आकर के अगर आपने अपने बड़ों को ठुकरा दिया, प्रकृति जो है बड़ा महत्व रखते हैं। और मुझे लगता है कि महंगाई ये तो सिर्फ एक प्रलाप है। कांग्रेस के समय में जितनी महंगाई रही और भारत की जो दुर्दशा हुई वो सबने देखी है। आज भारत विकसित राज्यों में आने के लिए तैयार है, राष्ट्रों में, और जो विकसित राष्ट्र में आ रहे, भारत विकसित राष्ट्र बनने को जा रहा है। महंगाई अगर होती और महंगाई अगर कही जाती तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा विकास और इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति हो ही नहीं सकती थी। इसलिए ये जो कर रहे हैं, जो लोग इतने वर्षों से शासन कर रहे थे, वो जो कह रहे हैं कि सिर्फ झूठा प्रलाप है और कुछ नहीं, क्योंकि 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो करके दिखाया है ये उनकी कल्पना से भी परे है, क्योंकि ना तो उनका देश के प्रति समर्पण है, ना उनका देश के प्रति निष्ठा है, ना श्रद्धा है। तो जिसकी थी वो अपने राज कर रहा है, शासन चला रहा है और सेवक बन के शासन चला रहा है, ये उनको स्वीकार नहीं है। क्योंकि वहां उन्होंने शासक बनने का प्रयास किया, वहां उन्होंने मालिक बनने का प्रयास किया, इसलिए भारत की वो दुर्दशा कर दी थी। अब भारत जिस तरह से नया भारत उठ करके खड़ा हो रहा है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा। लेकिन है कि 15 लाख रुपए डालेंगे। अरे 15 लाख कहाँ से डाले? तुम विदेश की राशि अपने यहाँ से लेकर के आओ, दिल्ली चले जाओ, वहां से लेकर के आ जाओ। बाकी जगह जिन जिन के खाते अपनी व्यक्तिगत संपत्ति भी कर दे तो 15 लाख इनके कांग्रेसी अगर अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी उजागर कर दे तो निश्चित रूप से जनता के खाते में 15-15 लाख पहुंच जाएगा। लेकिन कांग्रेस की नीयत में खोट है। मेरा कहना है कि खाते जब खोले गए थे तो आपने देखा होगा कि केंद्र से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो जनता, गरीब जनता के खाते में 1 रुपया पहुंच रहा है। किसानों के खाते में 100% पैसा पहुंच रहा है, गरीब लोगों के खाते में 100% पैसा पहुंच रहा है। इस बात की पीड़ा कि केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता था और जनता के पास 15 पैसा पहुंचाया जाता था, पहुंचता था, ये किसी और ने नहीं कहा, स्वयं राजीव गांधी जी ने कहा। तो उन्होंने स्वीकार किया इस बात को, उनको धन्यवाद देती हूँ आज भी। लेकिन ये कांग्रेस की हालत थी, तो अब वो क्या कहेंगे? ये उनका प्रोपेगेंडा है, जो षड्यंत्र है, जो छल है, वो नहीं चल पाएगा। जनता के खाते में सीधा पैसा पहुंचता है, ये उसकी स्वीकारता है, जनता की स्वीकारता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन, भाजपा का शासन। सभी आपने जिससे जो है इच्छा भी जताई कि उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन मिल गई है, जिम्मेदारी निभाने को कह रहे हैं। इस पर आपके दिग्विजय सिंह जो है, जो कांग्रेस के नेता है, वो मजाक उड़ा रहे हैं जी, वो मजाक उड़ा रहे हैं कि जो है शायद इनके पास अब कैंडिडेट्स नहीं बचे हैं, इसलिए सांसदों को बुलाया जा रहा है। नाराजगी कहीं है, केंद्र सरकार में चाहती है कि उनका करियर खत्म हो जाए, इसलिए जिम्मेदारी दे रहे हैं विधायक का टिकट देकर। क्या कहेंगे? ऐसा है, जो व्यक्ति स्वयं मजाक का विषय है वो तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव होता है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतंत्रात्मक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, हुई है। और ये ऐसे ही नहीं बनी है, ये कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव था, है, जिसके कारण ये बनी। अगर सांसद को, जो सांसद है, उससे कह दिया कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, उसने स्वीकार किया। अगर कोई महामंत्री है संगठन का, उससे कह दिया तुम्हें चुनाव लड़ना है, उसको स्वीकार है कि हाँ मुझे चुनाव लड़ना है। यहाँ ये सब नहीं होता है, इसको गिराओ उसको उठाओ, बिल्कुल नहीं। जहाँ कार्यकर्ता की आवश्यकता है, वहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है, वहाँ उस प्रकार के कार्यकर्ता को खड़ा कर दिया जाता है और वो नेता बन जाता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं से भी छल नहीं किया जाता। बड़ा अच्छी शुद्ध पार्टी है और देशभक्त पार्टी है। आप लोग कहते हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो मैं कहती हूँ कि वे लोकतंत्रात्मक पार्टी है। हमारा संगठन बहुत ही सामाजिक समरसता को लेकर के और देश के नियमों पर, संविधान के नियमों पर चलने वाली पार्टी है। इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये सुनिश्चित है। साध्वी जी, आप बोल रहे कि क्या सिर्फ विपक्ष ही के लोगों के ईडी का अभी तक का जो भी कार्रवाई चल रहा है, ये सब विपक्ष के लोगों के ऊपर चल रहा है? नहीं। ऐसे और जो विपक्ष के लोग अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो भाजपा के ऐसे कुछ लोग नहीं है क्या कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है? आप निकालिए, आंकड़ा भी गूगल में भी खोजेंगे, उसके साथ ऐसा नहीं है। अगर केंद्र में सरकार भाजपा की है तो वहाँ यही नियम है कि जो भ्रष्टाचार करेगा,
जो जनता को हानि पहुंचाएगा उसको जिस दायरे में आना चाहिए, ये कानून है तो वह कानून का पालन किया जाता है। इसमें किसी के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता, ये तो तय है। अगर जितने लोग पकड़े गए उनकी जांच जब होती है तो जांच का विषय अलग है। जो पकड़े जाते हैं वो बिना जांच के नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जांच नहीं हो और कुछ भी दे दे। जैसे मुझे कांग्रेस ने पकड़ लिया, उठा नहीं लिया, मैं तो स्वयं आई, उन्होंने कॉल किया, हमें बुलाया, उसके बाद टॉर्चर करना शुरू किया, 13 दिन तक गैरकानूनी रखा, उसके बाद 11 दिन अरेस्ट, मतलब जो अरेस्ट किया उसके बाद 11 दिन की कस्टडी ली उन्होंने, जांच पूरी होने ही नहीं दी और केस चल रहा है। साहब कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। मुझे लगता है कि जांच करिए, उसके बाद जो भी है आप बिल्कुल दंडित करिए, अधिकारी हैं उसके, लेकिन आप इस प्रकार से कर लोगे, किसी को भी बिठा करके 13 दिन तक मुझे गैरकानूनी रखा, टॉर्चर किया, ये सब कौन सा कानून था? अरे तुम किसको भी उठा लेते हो, मार देते हो। एक लड़का, इसी केस का, एक लड़का, केस की बात मैं नहीं करना चाहती, लेकिन इसी एटीएस ने एक लड़के को इंदौर से उठा करके इतना टॉर्चर किया कि वो मर गया और आज तक उसका पता नहीं है। ये एटीएस ने किया, महाराष्ट्र की एटीएस, यूपी यहाँ कांग्रेस की थी और यूपीए की सरकार केंद्र में थी। ये था कि तुम तो जान से खत्म कर देते थे, तुम तो ऐसे षड्यंत्र, भगवा आतंकवादी ऐसा षड्यंत्र, तुम हिंदू आतंकवादी ऐसा षड्यंत्र तुम स्थापित करते हो। आज जब तुम्हारे काले कारनामे उजागर हो रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। ये होगा, ये न्याय है और न्याय हो रहा है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जताड़ा है मत में 2 दिन के बाद में अजित पवार यही मिनिस्टर में आते हैं और पीएम होते हैं और उनके सब मिनिस्टर क्लीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। अभी हसन मुशर्रफ, नहीं, हसन मुशर्रफ जैसा आदमी जिसकी औरत ने बोला था कि हम लोगों को गोली डालो मगर हमारे ऊपर की कार्रवाई जो भी है वो ये बंद करो, मगर इतना सब कुछ होने का वही हसन मुशर्रफ अभी मिनिस्ट्री में है, तो इसको क्या बोलेंगे? अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा हो उसके लिए वहाँ की परिस्थिति को पहले अपना बनाना पड़ता है और उसके बाद हम अधिकृत रूप से वहाँ कार्य कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैं अपने से बोल रही हूँ ये विषय। लोगों ने बहुत दुत्कारा भारतीय जनता पार्टी को कि जाकर के किसके साथ में आपने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली, किसके साथ बना ली, लेकिन वही जम्मू कश्मीर में 370 हटा और हमारा जम्मू कश्मीर स्वतंत्र हुआ। ये कैसे कर पाए? जब हम वहां पहुंच पाए और वहां की प्रकृति को, वहां के जन जन से हम मिल पाए और वहां कार्य कर पाए, तब ये सब संभव हुआ है। कभी कभी ये राजनीति है और इसके अंतर्गत एक कूटनीति भी आती है, बताई नहीं जाती, समझेंगे बताई नहीं जाती। ये तो राजनीतिक विषय है ही, कूटनीति है, ये कूटनीति क्या आप राजनीति? कुछ भी कह सकते हो उसको, लेकिन पहले उसके ऊपर आरोप डालना, फिर बाद में उसको पार्टी में लेना, फिर बाद में उसको सत्ता में लेना। सुनिए, राजनीति ये अपने अपने आयाम है और राजनीति ऐसे की जाती है। पर राजनीति कैसे की जाती है? इतने वर्षों से 65 वर्षों का शासन कांग्रेस ने दिखाया पर देश को कहां पहुंचाया आज भी जनता जानती है। मोदी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, सबका साथ है, सबका विकास है और सबका प्रयास। आदरणीय जी, केस चालू हो गए थे, ईडी की जांच चालू हो गई थी, पूछताछ चालू हो गए थे, वो सब आप बाहर आ गए और मंत्री। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यही तरीका है? जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है, जांच करवाएंगे, उसके बाद जो न्याय होना चाहिए वो होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है कि कार्यकर्ता हमारा प्रमुख होता है। भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है षड्य शाठ्यम समाचले। भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जांच का सब्जेक्ट है। सदी जी मेरा क्वेश्चन सुनो कि ये बात आपका बराबर है कि ये जांच का सवाल है, मगर किस तरह से अभी अजित पवार के ऊपर जिस तरह से सिंचन घोटाले का इतना बड़ा आरोप था, तो अजित पवार का जब बाकी लोगों के ऊपर भी है, मगर अभी जब वो डिप्टी सीएम बन गए तो अभी तो वो जांच का कोर्ट ने उसको डायरेक्ट निकाल दे दिया कि वो नहीं है बोल के, उनका पूरा क्लीन नहीं होगा। ये कानून है, जो नहीं है वो नहीं है। वो बीजेपी में आने के बाद ही क्यों नहीं हुआ? ये हमारा सवाल है, ये बीजेपी में आने के बाद ही क्यों? जब बीजेपी के बाहर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई भाजपा के शासन में आके ऐसा हो गया। नहीं, मेरा कहना है कि जांच में जो आएगा तो कुछ
भी हो सकता है। ये विपक्ष का ऐसा कहना है कि भाजपा के पास कहना भी नहीं आता और हमें करना आता। अच्छा, तो उधर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो इधर आके क्लीन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो भ्रष्टाचारी है वो है, और जो राजनीति में है और इसलिए इस पार्टी में आए हैं इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। जांच का विषय है, जांच में जो आएगा तो लोगों ने क्या सोचना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए? लोगों को जाना ये चाहिए। तो सत्ता लोगों के को लिए जाना यहाँ से चाहिए, यहाँ जो जा रहे, देश यहाँ से यहाँ जा रहे, तो लोगों के अंदर क्या मैसेज दोगे आप? लोगों को जाना चाहिए देश के हित में, जनता के हित में जो पार्टी काम करती है, विकास जो करती है, जो हमारी रक्षा करती है, और हमारे घर में ही रक्षा नहीं करती, दुश्मन देशों के घर में घुस करके मार करके फिर हमारी रक्षा की जाती है। हमें ऐसी पार्टी चुनना चाहिए जो सदैव और सदैव अपने सिद्धांतों पर काम करे। आने वाले लोकसभा चुनाव में चल रहा है और प्रभु राम जी अपने भव्य दिव्य रूप में पधार चुके हैं। अब वो स्वरूप हमें देखना शेष है। जब पूरा निर्माण हो जाएगा फिर हम वहाँ जिस रूप में आएंगे वो राजनीतिक विषय नहीं है, और जो राजनीतिक विषय था उसको खत्म कर चुके हैं। प्रभु राम जी अपने ससम्मान बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम अपने स्वरूप में विराज चुके हैं। अब ये कोई ऐसा मुद्दा मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, और मुद्दा था भी नहीं। ये तो हिंदुओं की निष्ठा और आस्था का विषय था जो जागृत हुआ, और प्रभु राम जी हमारे देश में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी आस्था पर कोई कुठाराघात कर लेगा और अब सहन हो जाएगा, वो नहीं। वर्षों के इतिहास को बदला है और प्रभु राम जी अपने विराजमान सब जगह हो ही रहा है। और जहां और कठोरता की आवश्यकता है वहां कठोर नियम भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो बने, वहां के स्थानीय तौर पे वहां की सरकार को बनाने ही होंगे, और जो केंद्र के द्वारा बनाए गए हैं उन पर कठोरता से पालन होना है। बस इतनी आवश्यकता है। समाज का सहयोग चाहिए कि जो लोग षड्यंत्रकारी हैं, समाज में घुसते हैं और हमारा मत परिवर्तन करते हैं, लोगों को धर्म से हटाते हैं, ये कार्य अब नहीं होना चाहिए। इसके लिए कानून भी है, और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही ये कानून बना भी है कि कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करेगा। ये कानून बना है, इसका पालन जनता के सहयोग से अच्छे से हो सकता है। लेकिन कोई लोग रोजगार करें, रोजगार पाएं और अपना जीवन यापन जिए। ये नहीं कहा था सरकारी नौकरी देंगे, भाई सरकार अपने चलेगा, बराबर है, सरकारी नौकरी नहीं देंगे। हाँ। मगर सरकारी नौकरी का प्राइवेटाइजेशन तो नहीं कर पाएंगे ना। अगर वही नौकरी जो मेन नौकरी है, अभी कंपनी में जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी, उद्योग धंधे में जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी, मगर जो उसकी गवर्नमेंट की जो हक की नौकरी है उसमें अगर प्राइवेटाइजेशन आया तो वो क्या करेगा? अभी MPSC जैसी एग्जाम है, MPSC में जो लड़का सालों साल पढ़ाई करता है, UPSC के लिए सालों साल पढ़ाई करता है, तो अगर उसमें ही प्राइवेटाइजेशन आया तो वो लड़का क्या करेगा? शक क्यों कर रहे हैं? शेक नहीं है। अभी का जो टीचर लोग का जो है उनका आंदोलन चल रहा है, जो उनका खाजगीकरण हुआ बोल के। बाद में अभी MPSC के पूना में बहुत सारे लोग, कितने लोगों ने आंदोलन किया है। सुनिए, जहाँ प्राइवेटीकरण जो हो सकता है, जहाँ देश को लाभ होना चाहिए, जहाँ रोजगार मिलना चाहिए वही होगा। ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी मर्जी से सरकार चला रहे हैं, उसमें विपक्ष का भी सहयोग होता है, विपक्ष की भी राय होती है, पक्ष की भी राय होती है, पूरा मंथन करके तब कोई नियम कानून बनता है। और भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष को बहुत महत्व देती है, उनकी हर बात को सुनती है, समझती है और अपने उसमें विचारों में सम्मिलित करती है कि देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है, आप ही दीजिए अपने विचार। सबके विचारों को सुना जाता है, उसके बाद ये नियम कानून बनते हैं। ऐसा नहीं होता, कभी कभी नासमझी में भी कोई विषय आंदोलन खड़े हो जाते हैं, पर वो ऐसा नहीं है। पूरी जानकारी लेकर के जनता को खड़े होना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। देखिए, एक कोई ने उकसा दिया और आंदोलन खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में पूरी जानकारी लें, जानकारी के साथ फिर हम आगे बढ़ें, और नेता हैं उनसे भी अपनी बात को पूछें, उनका सहयोग लें, ये सब होना ही चाहिए। अभी जो उसके पर मुद्दा लिया, तो आप उस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? मुझे तो लगता है पूरे देश में होना चाहिए। जब कोरोना, ये कोई नहीं कहता कि किसी को डिस्टर्ब करो, आप अपनी पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप किसी को बाधा पहुंचाएं ये बिल्कुल उचित नहीं है। 5 बजे 4 बजे से हमारा
ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। साधु सन्यासी 4 बजे से पूजा करने बैठते हैं, ध्यान साधना करने बैठते हैं, उनको डिस्टर्ब कर दिया जाता है इतनी ऊंची, और जितनी हो सकती है उतनी ऊंची आवाज में ये लोग माइक लगा लेते हैं। और वो माइक लगा करके दूसरों को अपनी बात दूसरों को सुनाना, क्यों भाई? क्या तुम्हारे अल्लाह को सुनाई नहीं देता? हमारे यहाँ तो कहा जाता श्रेष्ठ जप वो होता है जो जिसमें ना जीव चले और ना हमारा कहीं तालू चले, ना हमारा यहाँ भी कुछ आए, सीधा हमारा ब्रह्मरंध्र से जाए, मूल आधार से लेकर वहां तक जाए। हमारे यहाँ वो श्रेष्ठ जप माना जाता है। ये भारतीय संस्कृति है कि हमारी पूजा पाठ हम करते हैं, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये षड्यंत्र है इनका कि हमें हमारा ही सब दिखाना चाहिए, दूसरे जीवन जिए या नहीं जिए, हमारे बन के रहें, किसी और के नहीं हो सकते, कि खुद जीवन नहीं जी सकते, जैसा कि इनके यहाँ होता है। मुझे लगता है कि ये भी एक सोचे समझा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इसके अंतर्गत कानून होना चाहिए। तब इनकी वो कहाँ चली गई थी? कोरोना काल में माइक बंद हो गए। यूपी में माइक बंद है, क्यों भाई? अभी इसके लिए क्या प्रश्न है? मुझे लगता है ये सिर्फ एक दिखावा है और ये तो बंद हो सकता है। तो जहाँ हो सकता है, जो करवा सकते हैं उसको करवा लेना चाहिए, जहाँ नहीं करवा सकते हैं वहाँ तो कितने दिन चल सकती है वो देखा जाए। आप वैसे ही नहीं सुन लीजिए, बस इतना कहूंगी कि राष्ट्र के लिए लोगों में चेतना आए, देश के लिए समर्पण हो, देश के लिए श्रद्धा हो, देश के लिए कर्म हो, देश के लिए मर्म हो, राष्ट्र रक्षा का भाव, राष्ट्र के उन्नति का भाव, राष्ट्र की विजय का भाव सदैव हमारे मन में हो, जो एक कर्तव्य है लोगों का, जिससे लोग हट रहे हैं, हमें पुनः उनको उस मार्ग पर लाना है। ये हमारा आज के कार्यक्रम का उद्देश्य